और कर्म ते पाप कटे से ठाणी, पाप कटे ना नाणी ते, जब घर में गंगा बहनी लागरी, के फायदा उड़ जाने ते, कर्म ते कटे पाप से ठाणी, पाप कटे ना नाणी ते। नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है इनसे मिलिए में। इनसे मिलिए में आज हम बात करेंगे लोक कलाओं की, लोक संस्कृति की। किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी लोक संस्कृति और उसकी लोक कलाओं से होती है। लोक कलाओं की बात करें तो लोक संगीत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोक संगीत जो होता है वो किसी भी प्रदेश के रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के समाज का आईना होता है। और बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा प्रदेश में हमेशा से ही लोक संगीत की एक बहुत ही पुरानी और समृद्ध परंपरा चली आ रही है। खास तौर पर हरियाणवी रागनी और सांग जो हैं वो प्रमुख तौर पर प्रसिद्ध हैं हरियाणा को लेकर। तो आज के मॉडर्न एरा में जहाँ हमारा लोक संगीत धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है, वहाँ आज भी कुछ गीतकार, कुछ संगीतकार, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो हरियाणवी लोक संगीत को आगे बढ़ाने, उसके प्रसार, उसके प्रचार और उसको संभालने, उसको संजोने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ऐसे ही एक कलाकार का नाम है मनमोहन सोनी जी। तो आइए आज मनमोहन सोनी जी से बैठकर लोक संगीत, हरियाणवी लोक संगीत के बारे में, उसके साथ जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में बातचीत करते हैं। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है जी। मैं धन्यवादी हूँ आप सभी का, जिन्होंने मुझे हरियाणवी लोक संस्कृति विषय को लेकर यहाँ बोलने का अवसर दिया। जी मनमोहन जी, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आपकी जो संगीत को लेके जर्नी है, जो आपका सफ़र रहा है, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उसके साथ रूबरू कराने से। जी मैं नारनौल निवासी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। जी। बालकाल से मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी सोनी जी। उन्होंने हमें कला से जोड़ के रखा। ओके। कारण कि उस क्षेत्र में संसाधन इतने नहीं थे मनोरंजन के, जी। तो उन्होंने हमें रामलीला से जोड़ा। ओके। तो तब से अब तक निरंतर मैं उस मंच से जुड़ा हुआ हूँ जी। और वहाँ की रामलीला हर वर्ष में वहाँ जाता हूँ अवकाश लेकर। ओके। और जितना हो सके वहाँ मंच को समय देता हूँ। जी। तो तब से अब तक वह मंच तथा विभागीय परिवार जो मेरा रहा यहाँ हरियाणा सरकार में, मैं जीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ। जी। ओके। और प्रयास करता हूँ कि मंचों के माध्यम से प्रदेश की लोक संस्कृति जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँ। जी जी। तो अगर हम हरियाणवी गायकी की बात करें जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रागों का कितना और क्या महत्व है हरियाणवी गायकी में। जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यह प्रदेश भर के लिए, बल्कि कला प्रेमियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 20 गांव ऐसे हैं जिनका नाम रागों के नाम पर रखा हुआ है। जी। जैसे पिल्लू खेड़ा, ललित खेड़ा, भैरवी खेड़ा है जी, असावरी, बहुत से ऐसे नाम हैं, कागजों में, रिकॉर्ड में ये दर्ज हैं कि वो रागों के नाम, कि वो रागों के नाम पर गांव के नाम है। जी। जी। तो महत्व रागों का जो है गायकी को लेके, ये अलग अलग शैलियों में अलग अलग तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल मैम। जी। ये सांगों में जैसे हम देखते हैं, एक सांग है परंतु उसमें 20 या 22 के करीब रागनियां होती हैं। ओके। हर रागनी तो नहीं, पर कोई कोई रागनी रागों पर आधारित है। और जो रागनियां रागों पर आधारित नहीं हैं, वो रागनियां भी इतनी अच्छी हैं कि दर्शक झूम उठता है उन्हें देखकर। जी। कितनी शैलियां हैं इसमें, जो हरियाणवी संगीत है उसमें? हरियाणवी संगीत में मैम गायन शैलियां तो मान के चलें सभी कलाकारों ने, जैसे लक्ष्मी चंद जी हैं, बाजे भगत जी हैं, धनपत जी हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग कुछ शैलियां निर्मित की। परंतु रागनियां जो रागों के द्वारा गाई जाती है, रागों में गाई जाती हैं, वो अनेकों सांगों में हैं, गाई जाती रही हैं। गाते हैं अब भी जो उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, जी। मंचों पर गाते हैं रागों से भरी रागनियां। ओके। तो कोई ऐसा राग जो रागिनी जो आप अभी हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? मैं प्रयास करता हूँ। जी। जी।
सांग नरसी के भात की एक रागनी है जो आरंभ में ही गाई जाती है। हो जब घर में गंगा बहन लागरी, हे रे 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 रे, जब घर में गंगा बहन लागरी, के फायदा उड़ जाने ते, और कर्म ते पाप कटे से ठाणी, पाप कटे ना नाणे ते, जब घर में गंगा बहन लागरी, के फायदा उड़ जाने ते, कर्म ते कटे पाप से ठाणी, पाप कटे ना नाणे ते। तो इस प्रकार की रागनियां हैं जी, बहुत जो संदेश के साथ भी हैं। जी प्रदेश में बहुत सी और भी ऐसी रागनियां हैं जी और बहुत सी रागनियां तो योगा का स्वरूप है। जी मैम ये अचंभे की बात है कि लेखकों ने इतने सुंदर तरीके से जी उन रागनियों को लिखा है जी कि 108, 90, 95 अक्षर एक सांस में बोलने होते हैं। जी जी जहां भी लय टूटी वहीं गीत खराब हो जाता है। तो उन्होंने लिखा इतने अच्छे तरीके से है कि गाते गाते गायककार सांस भी ले जाता है, पता भी नहीं चलता और ताल से भी बेताला नहीं होता। जी। अभी हम ताल की बात कर रहे थे, साज का इस्तेमाल आपने किया, जी। तो हरियाणवी स्टेज की बात करें जी। तो कौन कौन से साज महत्व रखते हैं? जी मैम, हरियाणा में बेसिकली ढोलक, नगाड़ा, सारंगी, क्लारनेट जी जी, और हारमोनियम को पेटी भी बोल देते हैं हरियाणा में। ओके और विशेषकर हरियाणवी गायकी में जब बात आती है तो गढ़वा बेंजू अपना एक अलग स्थान रखता है। जब सांग यौवनता पे नहीं थे, बीच में ऐसा दौर आया था, तो उस समय सांगों की जो रागनियां थी वो गढ़वा बेंजू के माध्यम से कलाकारों ने जीवित रखी जी और वो चलन आज भी है। बहुत से कलाकारों ने अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें जीवित रखा हुआ है। जी। जी तो प्रमुख तौर पे क्या कौन से साज इस्तेमाल होते हैं जो अभी भी होते हैं और बहुत कॉमनली होते हैं? मैम, सांगों के मंच पर ये क्लारनेट हुआ, सारंगी है, सारंगी, नगाड़ा, जी एक वो गुज्जू होता है जो अक्सर पंजाब क्षेत्र में भी बजता है ओके और हरियाणा में भी बजता है। जी तो ये समावेश है, जैसे ये हरियाणा बीच में है। जी। बहुत सौभाग्य की बात है कि इसके एक साइड पंजाब तो दूसरी तरफ राजस्थान छोटे और बड़े भाई की तरह है। बिल्कुल तो बहुत सी चीजें पंजाब की हरियाणा में गाई जाती हैं और राजस्थान की भी गाई जाती हैं, जी जो कि रागों पे आधारित है। बिल्कुल। आपने बात की कि आपने शुरुआत जब की तो आपको रामलीला के साथ जोड़ा गया। जी जी तो दक्षिण हरियाणा में एक खास तौर पे रामलीला की जाती है, उसके बारे में बताइए। जी मैम, वो रामलीला मैंने बताया कि हाथरस गायन शैली में होती है। जी और हाथरस गायन शैली में जो गायकी है वो अलग प्रकार की है। हाथरस एक कलाकुंज हम बोल सकते हैं, उसमें अनेक गायकी हैं, जी जैसे बहर तबील, लावणी, दोहा चबोला, सवैया, जी, सोरठा है जी। तो सोरठा की जो गायकी है वो अपने उत्तर भारत में सभी राज्यों में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गाई जाती है। ओके तो वो बड़ी मधुर गायकी है, मंचों पे सराही जाती रही है। जी जी। तो वो एक अलग ही एक एनवायरनमेंट होता वो होगा अलग जब- इन्वायरमेंट है। जी श्रृंगार रस पे इतनी अच्छी रचनाएं मैम लिखी हुई हैं, जी दर्शक झूमते हैं उनकी रचनाओं को बिल्कुल। ये सुनकर। जी। तो अगर हम ये सांगों की बात कर रहे हैं, इनकी अगर हम इनकी यात्रा की बात करें तो ये किस दौर पे आज पहुंचे हैं या किस दौर से गुजर रहे हैं? जी मैम, एक दौर था जब 4 या 5 रागनियों में सांग सिमट गया था, ओके क्योंकि दर्शक इतना नहीं समझ पा रहे थे कि भी सांग क्या है। फिर एक अधिकारी हमारे रहे श्री भाल सिंह बल्हारा जी, जी उन्होंने सांग के बारे में कहा कि सांग एक ऐसी विधा है जो बताने से अधिक देखना उचित है उसमें, क्योंकि उसके अंदर सभी विधाओं को समाहित किया हुआ है। तो भाल सिंह बल्हारा जी ने पूरा प्रयत्न कर सांगों को दोबारा जीवित किया जी और इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला तथा टैगोर थिएटर चंडीगढ़ गवाह है इस बात के कि चलते सांग फेस्टिवल में जो दर्शक आए, मान के चले वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ के गए। अंदर इतनी भीड़ थी यानी कि दर्शकों की जी। कि बाहर स्क्रीनिंग लगानी पड़ी, ओके इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी और टैगोर थिएटर में भी। जी तो बड़ी डिमांड है, अब भी लोग पूछते हैं कि सांग फेस्टिवल कब होंगे कब ओके। होंगे। जी जी। तो इतनी वास्ट ऑडियंस है, तो किस कैटेगरी की ऑडियंस जो मनमोहन जी आप देखने को मिलती है
मेरा मकसद है ये बात कहने का कि जैसे यंग जनरेशन है जो जी। अब की जनरेशन है, उसको अगर हम बात करें तो वो लोक संगीत से या लोक गीतों से उतनी कनेक्टेड नहीं रही है, जो कि बहुत दुख की बात है। तो कौन सी ऑडियंस है जो अभी भी सांगों के लिए, रागनियों के लिए होती है, और कैसे नई जनरेशन को भी जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल मैम, बहुत अनिवार्य सवाल आपने मुझसे जी। किया। मैम यह तो आप मान के चले, चंडीगढ़ जो क्षेत्र है जी वह सभ्य दर्शकों के लिए विख्यात है। बिल्कुल। अगर किसी भी ऑडिटोरियम में मान लो गजलों का कार्यक्रम है जी। तो उनमें वो ही दर्शक जाएंगे जो गजल को चाहते हैं। बिल्कुल। सांगों का है तो उनमें वो ही दर्शक समय निकालते हैं जो सांग से जुड़े हुए हैं। सांगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि बीच में 30-40 साल का जो गैप आया, सांग बंद हो गए थे, तो जो आज के दिन बुजुर्ग लोग हैं वो जब सांग देखते हैं तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है जी कि भाई बचपन में हम सांग देखने वहां जाते थे, अव्यवस्थाओं के बाद भी हम 4-4 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चले जाते थे। जी जी तो उन स्मृतियों को दोबारा जीवित करने के लिए बड़ी रुचि के साथ दर्शक आते हैं जी। और बड़ा आनंद महसूस करते हैं मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप गीतकार भी हैं, और हमारी जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आपने एक ऐसा गीत लिखा है जो यही कि जो आप अपने बचपन में जाना चाहते हैं, वो यादें याद करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो जी, हमारे जी। दर्शकों के लिए। जी, बुजुर्ग बैठकर सोच रहे हैं जी। कि हम बच्चे बन जाएं और वो हरकतें फिर करें जो बचपने में करते थे। तो एक बुजुर्ग दूसरे से कह रहा है, थोड़ा इस प्रकार है कि सुन मेरे यार मेरा जी कर रहा, जी कर रहा, सुन मेरे यार मेरा जी कर रहा, जी कर रहा, फिर बचपन में जान का सबने खामी खा सतान का जी कर रहा, सुन मेरे यार मेरा जी कर रहा, जी कर रहा, जी कर रहा से छुट्टिया के मैं मामा के घर जाऊं, मैं मामा के घर जाऊं, मैं बाल कान खूब सताऊं और उलाने लाऊं मैं, और उलाने लाऊं मैं, ओ गिर के ठोकर खान का और मामा के फिर जान का जी कर रहा, सुन मेरे यार मेरा जी कर रहा, जी कर रहा। इस प्रकार से मैं वाह, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा गीत है और शुक्रिया मैम, सुनने में भी बहुत इंजॉयबल लग जी, रहा है। जी। तो आजकल अगर हम इस दौर की बात करें, क्योंकि हम लिरिक्स की बात कर रहे हैं, गीतों की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एक अनसेटलिंग सा ट्रेंड है जो बहुत डिस्टर्बिंग है कि जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही हल्के लिखे जा रहे हैं, और कहीं कहीं जगह देखने को मिलता है कि जो हमारा लोक संगीत है उसी की धुनों पर उन लिरिक्स को, उन शब्दों को गाया जा रहा है। जी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी मैम, मेरा तो मात्र बल्कि अनुरोध भी है जी जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, कलमकार है, संगीतकार है, गायककार है। जी देखो प्रदेश सरकार भी प्रयास करती है, कोई भी स्टेट हो, कि भी मंच के माध्यम से हम अच्छी चीज प्रस्तुत करें। तो दायित्व बनता है विधा से जुड़े हुए सभी अपनों का कि अच्छी चीजें लिखें। जब आप में देखें तो हम मोटे तौर पर लगभग 980 के करीब चैनल हैं जी और लाखों की संख्या में प्रिंट मीडिया है। तो जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं तो उन्हें भी चाहिए कि भी हम वो चीज़ें दें जिसमें हम पारिवारिक हो, जिसका कोई संदेश हो, उपदेश हो, जी देश में फैली कुप्रथाओं के खिलाफ हो। और मंच पर श्री भाल सिंह बल्हारा जी ने भी कहा था, श्री कमल तिवारी जी हमारे विभागीय परिवार के बड़े, ओके उन्होंने भी मंच के माध्यम से कहा था कि अपनी लोक संस्कृति कभी लुप्त नहीं हो सकती अगर लेखक, गायक और संगीतकार चाहे। उनमें अच्छी चीजें डालें, प्रयास करें कि अच्छा लिखें, अच्छा गाएं, ताकि दर्शकों को तक अच्छा मैसेज जाए। जी तो ये एकमात्र यही रास्ता है मैम। जी। मनमोहन जी, जैसे कि अगर हम केंद्रीय तौर पे देखें तो ललित कला केंद्र है, या कुछ एक सोसाइटीज़ हैं जो ललित कला अकादमी जैसी, और भी कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे लोकगीतों को, हमारी लोक संगीत को वो संजोती हैं, वो उनको संभाल रहे हैं, जो जिनको लोग भूलते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए ग्रांट्स आती हैं और हेल्प करते हैं। तो क्या हरियाणा प्रदेश में भी ऐसा कुछ एफर्ट किया जा रहा है? जी मैम, सरकार की ओर से पूरा प्रयास है, प्रयत्न है, क्योंकि सरकार में सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा है, इधर कला परिषद हरियाणा है जिसका प्रमुख जिसकी प्रमुख ब्रांच कुरुक्षेत्र में है, पहले यहाँ हुआ करती थी। तो पूरी ग्रांट देते हैं कि भी अपनी लोक संस्कृति बचे, जन जन तक पहुँचे। तो प्रयास जैसे सरकार कर रही है
वैसे जो सरकार में नहीं है वो भी कलाकार तो देखो प्रयास करेगा, क्योंकि उसने संगीत को अपना जीवन दे दिया। जी बिल्कुल। और कहीं कहीं तो ये है, मान के चलें कि मंचों के माध्यम से ही उनके परिवार चलते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पूरा जीवन ही संगीत को दिया, तो दूसरा उनका पूरा समय रियाज में, मंचों की देख रेख में, इनमें ही जाता है। तो सरकार को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए कि उनसे जुड़े और उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। संगीत आनंद का तो विषय है ही, हमेशा से आनंद का कारण, उसी वजह से लोग सुनते हैं, अलग मूड्स में हमें हेल्प करता है, एक थेरेपी होती है। तो क्या साइंटिफिकली भी संगीत का कुछ अटैचमेंट है ह्यूमन बीइंग के साथ? जी मैम, जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सी रचनाएं विद्वानों ने ऐसी ऐसी लिखी हैं जो साइंस से जुड़ी हैं, और बहुत से गीत तो हरियाणा में अब तक गाए जाते हैं जो योगा का प्रारूप आप मान सकते हैं, जो योगा का कार्य शरीर में करते हैं। जी, यदि हो सकेगा तो ऐसा हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए। जी, मैं 2 लाइनें। ये प्रभात फेरी के समय अक्सर लोग गाते हैं, और ग्रामीण परिवेश में तो अक्सर शायद सभी ने यह रचना सुनी है, और ये योगा का ही प्रारूप माने आप। हो तू तो वीर था जन्म गवा गयो, भाई चौथो पहन आ गयो। ओ कभी खायो ना खिवायो, दान दियो ना दिवायो, महल मंदिर बनायो और कमायो खूब नाम, नाम राम को ना लियो, जैसो आयो चल दियो, बता तूने कहा कियो कछु गयो न चदा, और जोड़ी जोड़ धर चलो अभागे ओ, जोड़ी जोड़ धर चलो अभागे, कोई पीछे तय खाए गयो, तू तो बिरखा जन्म गवा गयो। इस प्रकार की में बहुत रचनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं जी, तो इन्हें बचाए रखना बहुत जरूरी है आज। जी, बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर सुने तो बहुत मज़ा आता है। तो एक और चीज़ मेरे दिल में आ रही है कि जैसे हरियाणा जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है, ये अलग अलग संस्कृतियों का एक मेल है, जैसे पंजाबी, ब्रिज, अलग अलग लोक संगीत है, अलग अलग तरह के है ना इसमें। तो क्या आज फ्यूजन का ज़माना है, तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि क्या कोई ऐसा फ्यूचर है कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे अलग अलग भाषाओं को मिला के इनको एक फ्यूजन में कन्वर्ट किया जाए, तो उसका क्या फ्यूचर है? हाँ बिल्कुल मैम, देखो एक्सपेरिमेंट का ज़माना है आज जी, और नई चीज़ की ओर दर्शक अधिक जुड़ते हैं जी। तो कला से जुड़े सभी अपनों को चाहिए कि ऐसी रचनाएं जी, जो राजस्थानी भाषा से भी जुड़ी है, पंजाब से भी जुड़ी है जी, बल्कि एक फिल्म भी बनी है अभी जो पंजाब और हरियाणा के 50-50 आर्टिस्ट है उसमें। ओके। हाँ जी, तो ये बड़ी सुंदर पहल थी। और नारनौल क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा का है, उसमें बहुत सी रचनाएं राजस्थान की गाई जाती हैं, उसमें हरियाणवी भी मिक्स हैं। ओके। तो हैं ऐसी बहुत सी रचनाएं जी। हाँ, यह है कि भी इस और उन्हें और गौर करना चाहिए जो इस क्षेत्र से जुड़े। अभी बहुत काम फ्यूजन को लेके ऐसे हुआ नहीं है। जी जी, बहुत इसमें स्कोप है कि हाँ, काफी बहुत स्कोप है मैम, बहुत स्कोप है। जी जी। और इसी स्कोप के साथ स्कोप होता है कि देखिए, जो स्पेशली ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण हैं, जो बहुत एक्सपोजर में नहीं आते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे अद्भुत कलाकार हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो मंच नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कैसे उनको एक्सपोजर मिले और वो आगे आएं? जी, इनके बारे में मैम मैं तो यही कहूँगा कि देखो, आज समाज में बहुत गुणी जनों का माहौल है जी, तो जो इस मार्ग से गए हैं, कला के मार्ग से आज पूजनीय स्थान पर हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि अपने शिष्यों को, जो शिष्य उन मंच पे देखते ही उनके चरण छूते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्यों के लिए बोले, क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे होते हैं कि जिन्हें काम लेना है, खासकर मंच का, वो एक प्लेटफार्म पे आके नहीं बोल पाते, डेकोरम है, प्रोटोकॉल है एक जी। बट जो इस लाइन से उपलब्धि पा चुके हैं, उन्हें चाहिए जी कि इस विषय में थोड़ा गौर करें और युवाओं को सपोर्ट करें जी, युवाओं को सपोर्ट करें जी, खास करके जो जिनके पास उतना एक्सपोजर, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आगे आएं, तो गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। और किस तरह से उनको आगे लाया जा सकता है? गवर्नमेंट मैम पूरा प्रयास कर रही है। जो छोटे जो चैनल्स हैं जी, उन्हें भी चाहिए कि भाई अपने चैनलों के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाए,
जी, जैसे यूट्यूब पर हरियाणवी फोक एचडी नाम से मैंने चैनल बनाया है, जिस पर एक रोज हरियाणवी लोकगीत आता है। ओके जी। तो मेरा तो इतना नहीं है, बट ये है कि मैं प्रयास करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वहाँ जाके वीडियो शूट करके उन्हें यूट्यूब के द्वारा, चैनल के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाऊं। जी हाँ, रोज का एक गीत आप कह रहे हैं, उसमें फोक गीत जाता है तो उसकी ऑडियंस को वो हर चीज, हर दिन एक नई चीज, एक जिससे वो टूट गए हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो सुनने को मिलती है। प्रदेश की केवल लोक संस्कृति है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि हम परिवार के साथ बैठ के ना सुन सकें। जी, मनमोहन जी, आप ब्रज क्षेत्र से हैं, हम चाहेंगे कि आप उस क्षेत्र से जुड़ा फोक गीत हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। जी, मैंने एक रचना लिखी है जो पूरे प्रदेश को लेकर है, जिसमें 22 के 22 जिले इंक्लूड किए हैं। और उसमें 80 तीर्थ स्थानों के नाम हैं। हो बसे सूरग मेरे हरियाणे में, हरियाणे में, हरियाणे में बसे सूरग, ओ बसे सूरग मेरे हरियाणे में, बसे सूरग मेरे हरियाणे में। इसमें मैं अंतरों में आप देखेंगे कि सभी जिलों का जिक्र है। जी, कोई एक अंतरा सुना दीजिए। जी। यमुना जी के तीर राम की सूं, ओ मैं तो भरणी गई थी नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं, तेरे मटकी मेरी फोड़ दई बाज गया नंदलाल, घाघरे के छींट लगी भीज गया कंदलाल, 20 तोलाण दिए को न करी बंदगाड़, 20 तोलाण दिए को न भरी बंदगाड़, वो बोला हे री 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 री, उड़े कट्ठी होगी भीड़ राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं, वो मैं तो भरणी गई थी नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं। मज़ा आ गया। एक तो हरियाणवी जो भाषा ही है वो ही बड़ी मज़ेदार है, और उसमें आप जब कुछ सुनते हैं संगीत के साथ तो और भी आनंद आ जाता है। ये इसी चीज़ से अगर हम बात करें मनमोहन जी, अलग अलग प्रदेशों में एक चलन चल रहा है कि इंटरनेशनली जो है हमारे म्यूज़िक को आजकल प्रेफर किया जाता है, तो लोग जाते हैं बाहर परफॉर्म करते हैं और उसी बेसिस पे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो हरियाणा में कितना चलन है इस चीज़ का? हाँ मैम, है। यहाँ एक्चुअल में सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से जाते रहे हैं। हमारे दिवंगत श्री रामनिवास IAS जी होते थे, वो भी गए हैं, हरविंदर मलिक जी हैं, महावीर गुड्डू जी अभी लेटेस्ट होके आए हैं, गजेंद्र फोगाट जी हैं, तो जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं और जो इस मार्ग को जानते हैं तो वो जा रहे हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति वहाँ भी उन्होंने बखूबी मंच पर मंचित की है, जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे आपने कुछ अब नाम लिए हैं, और अगर हम अब की जनरेशन की बात करें तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जनरेशन को पता ही नहीं है कि किस किस गुरु ने, किस किस संगीतकार ने, गीतकार ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं, क्या क्या काम किया है फोक के लिए, हमारी जो संस्कृति के लिए। तो आप कुछ ऐसे नाम और उनके काम बताना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, सभी का तो खैर देखो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मैं अज्ञानतावश जितना मुझे पता है। श्री भाल सिंह बलहारा जी ने संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। इसके बाद श्री कमल तिवारी जी, उन्होंने जब वो हमारे विभागीय ये अधिकारी रहे तो उन्होंने पहला जो राष्ट्रपति अवार्ड था हरियाणा में जो आया था कला को लेकर, वो यहाँ दिलवाया अपने हरियाणा में। उनके बाद श्री प्रेम सिंह देहाती जी है, इंदर सिंह लांबा जी है जी, हरविंदर मलिक हैं, हरविंदर राणा जी हैं, जो कला के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, फिलहाल भी कर रहे हैं। और ये लगभग 25 साल से तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छी प्रस्तुति लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि भी अपनी लोक संस्कृति जो पहले थी उसमें थोड़ी आधुनिकता जोड़ते हुए, बट इन्होंने सभ्यता को नहीं छोड़ा। वो कहा ना भी हिंदी भी पकड़ के रखें और इंग्लिश भी सीखें, तब जिंदगी सही है। तो इन्होंने इस मार्ग में काफी काम किया है और कर रहे हैं। जी, तो यंग जनरेशन को अगर आप चाहें कि हम चाहें कि जोड़ा जाए हमारे फोक म्यूजिक से, तो क्या सोचते हैं आप कि क्या होना चाहिए?
मैम सरकार भी प्रयास कर रही है यूनिवर्सिटियों के अंदर, जो यहाँ पहले सांग फेस्टिवल हुए हैं तो यूनिवर्सिटियों के अंदर Okay. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, रेवाड़ी में, रोहतक यूनिवर्सिटियों में जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सांग तैयार करवाए जा रहे हैं। Okay. हैं जी। जी। सूरज बेदी जी हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपने सांग तैयार करवाए और वो फाइट कर रहे हैं और वो बच्चे रुचि के साथ इस चीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा इतिहास भी है और कला से जुड़ा व्यक्ति तो चाहता है कि उसे मंच मिले, चाहे वो कॉलेज का है, स्कूल का है या कहीं भी है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, जो जहाँ पर यंग जनरेशन बेसिकली प्लेस्ड हैं, तो उनके लिए उनके लिए बहुत आसान है और बहुत सिंपल है यंग जनरेशन को हमारी फोक संगीत से या और संस्कृतियों से जोड़े रखना। इस जुड़ाव से एक सोशल जो एनवायरनमेंट है वो भी और साफ किया जा सकता है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। नशे से जो यंग जनरेशन दूर रहेगी अगर वो हमारे फोक से, हमारी लोक संस्कृतियों से जुड़ी रहेगी, तो वो एक बहुत बेहतर तरीका है या बेहतरीन तरीका है हमारी लोक संस्कृतियों को जिंदा रखने का, उनको आगे बढ़ाने का और यंग जनरेशन को न सिर्फ उसके साथ जोड़ने का पर एक अच्छा समाज की सृजना की तरफ भी अपना कदम बढ़ाने का। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मनमोहन जी। हम सुनते हैं कि हमारे प्रदेशों की जो लोक संस्कृतियां हैं वो बहुत कम हैं, वो उतनी वास्ट नहीं हैं, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर देखा जाए और इसको एक्सप्लोर किया जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो फोक संस्कृतियाँ हैं, हमारी जो लोक संस्कृतियाँ हैं, बहुत वाइड हैं, बहुत वास्ट हैं और अभी तो उतनी एक्सपोज भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आज के दौर के मीडिया की वजह से या हमारे इंटरेस्ट्स में जो चेंज आए हैं पिछले कुछ एक डेकेड्स में, उसकी वजह से बहुत चीज़ें तो पीछे छूट गई हैं जिनको ढूंढने, निकालने, आगे लाने की ज़रूरत है। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला और बहुत ही मधुर कुछ गीत सुनने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी और जाते जाते आपसे निवेदन करेंगे एक और मधुर सा प्यारा सा गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी। हूँ बसे सूरग मेरे हरियाणे में, ओ बसे सूरग मेरे हरियाणे में, हरियाणे में, हरियाणे में, बसे सूरग मेरे हरियाणे में। मेरे सूरज कुंड जणु छोटा भारत ना, हर सिंह बलशाली जो हर संत महात्मा चल के आए, जाके देखो अस्तल बोहर, होवे रू राजी उड़े जाने में, ओ जाने में, हरियाणे में, बसे